हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। चाहे भाई और इसको आपको हल्का में नहीं लेना है, तो जितने भी भाई बीपीएससी के शिक्षक इस बात को ध्यान देंगे। पहला बात, जब आप लोग फॉर्म भरे थे तो फॉर्म भरते समय आपने विज्ञापन देखा होगा, उसमें स्पष्ट चर्चा किया गया था कि अगर कोई भी शिक्षक जो कि किसी दूसरे ऑफिस मतलब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं या फिर शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, उसके लिए आप लोग को एनओसी लेना था। एनओसी लेकर इस तरह से आपको एनओसी बनवाना था। ये फॉर्मेट आप खुद से ही बनवा सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, या फिर आप ऐसे लिखकर भी एनओसी लेके फॉर्म भरना था। इस तरह से आपको जो नियोजित शिक्षक ऐसे लिए होंगे, या जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के शिक्षक होंगे ऐसे लिए होंगे, इस रूप में आप लोग लेकर भरेंगे। और नहीं भी लिए थे एनओसी, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। अब देखिए, ये शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन है कि एनओसी जो लेना है आपको फॉर्म भरते समय लेना था। अगर नहीं भी लिए तो कोई बात नहीं। दूसरा बात होता है आपका विरमण। तो देखिए, अगर आपको सेम विद्यालय है और उसी विद्यालय में आपको फिर से ज्वाइन कराया था, तो उस स्थिति में आपको विरमण होना पड़ता है। और विरमण कहां से होता है? तो आप जो एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं, और वहां से वो फॉरवर्डिंग करते हुए आपका जो नियोजन इकाई होता है, या आपका फिर मान लीजिए कि जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के शिक्षक हैं उनके पास चला जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में होता है कि आपका सेम विद्यालय उसी विद्यालय में आपको मिला है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है त्याग पत्र, ये सबके लिए है भाई। कौन से लोग हैं? जो मान लीजिए कि पहले से जॉब में कार्यरत हैं। फ्रेशर लोग के लिए कोई बात नहीं है। फ्रेशर लोग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार जॉब में आए हैं, भले इसके पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ई शिक्षा कोष पे या फिर आपका यूडाइस पे अगर नाम वगैरह है तो वहां से हटवा लीजिएगा, क्योंकि वो वहां से टैली कर लेगा, तो उसको हटवा लीजिएगा। और वर्तमान समय में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी होगा। लेकिन जो लोग वर्तमान समय में किसी अदर डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, रेलवे का जॉब कर रहे हैं, या फिर बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में आपका वह नियोजित शिक्षक के रूप में है, या विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, या टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उस केस में भाई आपको योगदान करने से पहले रिजाइन देना होगा, त्याग पत्र देना होगा। उसके लिए क्या करना होता है? देखिए, ये शिक्षा विभाग द्वारा जब कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव डायरेक्टर थे, उनके द्वारा लेटर भी सर्कुलेट किया गया, ऑफिशियल लेटर है। मैं इसी की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसा ही हुआ था। तो टीआरई 3 में सेम कंडीशन वाला, जो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, मैसेज किया था, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो इसमें स्पष्ट बोला गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लेटर सर्कुलेट किएगा। एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उनका नियोजन इकाई या जो विशिष्ट शिक्षक है, उनका आपका नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर है, वह डीओ है। तो डीओ के आधार से ही आपका सारा काम होता है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी बहाली नियोजन इकाई से हुई थी, मतलब पंचायत नियोजन इकाई से या प्रखंड नियोजन इकाई से या फिर नगर पंचायत या जिला परिषद से हुई थी, वहां से आपको कोई भी कागजी काम होगा। तो ये लेटर निकला था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसमें स्पष्ट बोला गया था कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण टीआरई 1 में मतलब विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होकर कार्यरत है, और जिनका चयन टीआरई 2 में हो गया है, उनको त्याग पत्र की स्वीकृति के बाद ही योगदान स्वीकृति किया जाएगा। मतलब आप पहले रिजाइन देंगे, उसके बाद योगदान करेंगे। तो मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो टीआरई 1 के हैं, टीआरई 2 के हैं, या नियोजित है, विशिष्ट है, तो भाई आपको पहले रिजाइन देना होगा। इसमें स्पष्ट बोला गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण के टीआरई 1 विद्यालय अध्यापक पद पर चयनित होकर कार्यरत, और जिनका चयन द्वितीय चरण में हुआ है, टीआरई 2 में हो गया है, उन्हें सक्षम प्राधिकार से रिजाइन लेना होगा। और इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? देखिए, इसके लिए आपको सिंपल इस तरह से एक एप्लीकेशन लिखना होता है। आप एप्लीकेशन कहाँ लिखते हैं? जो आपके विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक होते हैं, उनके पास लिखते हैं, और उनके मार्फत में सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, ये लेटर जाएगा डीओ के पास। लेकिन किसके माध्यम से आएगा? तो आपके जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, वहां से फॉरवर्डिंग होने के बाद जाएगा। और यहाँ पर आप विषय दे देंगे त्याग पत्र के संबंध में, और पूरा यहाँ पर अपना डिटेल्स डाल के, और ये सारा चीज इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। आप लोग मेरे से कांटेक्ट भी कर लीजिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप पूरा डिटेल्स डाल देते हैं, अपने यहाँ पर डाल देते हैं, सारे चीज आते हैं। अब बात है कि जो आप लोग का नियुक्त आप लोग का जो त्याग पत्र होता है, देखिए अलग डिपार्टमेंट में है तो अभी आप लोग नहीं दीजिएगा,
सबसे पहले जरूरी है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, फाइनल नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र मिल जाए, पोस्टिंग लेटर भी मिल जाए आप लोग को, उसके बाद ही दीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इन लोगों का डाउट था कि समय कितना मिलता है, तो समय आपको पूरा मिलेगा, 1 मंथ तक समय मिलेगा, उससे ज्यादा ही समय मिलेगा योगदान करने के लिए, खासकर जो अलग डिपार्टमेंट में या टीआर 1 और टीआर 2 के शिक्षक है। बाकी जो फ्रेशर है उनके 1 सप्ताह के अंदर करना होता है, पहला ही दिन कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अब उस रूप में जैसे ही आप ये त्याग पत्र के लिए एप्लीकेशन देते हैं, फॉरवर्डिंग कराकर डीओ के पास रहता है, तो डीओ ऐसे आपको लेटर निकाल कर देते हैं, कार्यालय आदेश, इससे यहाँ पे आपका नाम वगैरह हो जाता है और त्याग पत्र स्वीकृति करने के संबंध में यहाँ पर पत्रांक और दिनांक हो जाता है और ये लेटर आपको मिल जाता है, तभी जाकर आप नए विद्यालय में योगदान करते हैं। ये चीज होता है आपका त्याग पत्र का। वैसे ही आप अलग डिपार्टमेंट के हैं तो वहां पर भी अपना एनओसी लिए होंगे, नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर? थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो जरूर कमेंट कीजिए किस डिपार्टमेंट में है और कितने साल से काम कर रहे हैं। और ये बीरमन वाला फॉर्मेट होता है, तो बीरमन आप लोग को होना नहीं है उस केस में। अब बात है कि नो ड्यूज वाला। देखिए, नो ड्यूज इसलिए मांगा जाता है, बहुत से जगहों पर मांगा भी जाएगा आपसे, तो खुद से बनाया सकता है जो आपका जहां पर कार्यरत है, मतलब कि आपका इसके पहले जहां पेमेंट हुआ है वहां 1 भी मंथ का पेमेंट बाकी नहीं, उसी को हम लोग लास्ट मंथ पेमेंट बोलते हैं, ठीक है, एलपी बोलते हैं, लास्ट पेमेंट बोलते हैं। तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि आपके ऊपर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं है, मतलब कि आर्थिक गबन का मामला नहीं है, या फिर छुट्टी से संबंधित या फिर अनुशासनहीनता के आरोप में आपके ऊपर निलंबित नहीं है, या फिर आपका किसी तरह का मतलब इस तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए आपको कहीं कहीं मांगा जाता है। हालांकि मुख्य आपका जो चीज है वह त्याग पत्र है, ठीक है। तो आपको रिजाइन देने के बाद टीआर 1 या टीआर 2 के हैं या फिर अलग डिपार्टमेंट, त्याग पत्र आप दीजिएगा तो ही ज्वाइन कर पाएंगे, ये चीज क्लियर हो जाता है। और दूसरी क्या चीज है, बहुत लोगों का सेवा टूट का जो बात है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप आज मान लीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर आपको आज मिल जाता है और 2 दिन बाद भी आप योगदान करते हैं तो उसको सेवा टूट नहीं माना जाएगा। सेवा टूट का मतलब होता है कि आपके ऊपर जब विभागीय कोई कार्रवाई होती है तो उसी को सेवा टूट माना जाता है। इस केस में आपका सेवा टूट नहीं माना जाएगा। पहले आप लोग को योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र मिल जाए, फिर हम लोग इस पे अलग से एक वीडियो सेपरेट देख लेंगे, उसमें एप्लीकेशन को मैं दिखा दूंगा कैसे मैटर को लिखा जाता है, सारी चीजें। और यहाँ पर टेक्निकली गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि विभाग की भी आपका समीक्षा करता है और सारी चीजें उस रूप में होती है। तो जो लोग का ये डाउट था, मैं समझता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा। मतलब जो पहले से कार्यरत शिक्षक है, अगर प्राइवेट इंप्लॉय है तो आपको परेशान नहीं होना है, अब तक आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत। अगर अभी आप काम कर रहे हैं और नियुक्ति पत्र मिलने तक भी आप काम करते हैं तो उस रूप में आपको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, परंतु आप नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज है, लेकिन पीएफ वगैरह कटता है तो आपको देना ही देना पड़ेगा। दूसरी बात है, टीआर 1 और टीआर 2 के जो शिक्षक हैं या फिर पहले से आपका विशिष्ट शिक्षक है जिनका प्राण जनरेट हो गया है, उस रूप में आपका नया प्राण जनरेट नहीं होगा, उस केस में आप लोग का प्राण शिफ्टिंग होता है, ठीक है। उसके लिए फॉर्म भरना होता है या खुद से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके लिए मेरा सेपरेट एक वीडियो आ जाएगा। और मेरा नया वीडियो आने वाला है स्कूल ज्वाइनिंग के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और साथ में वहां पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारे टॉपिक्स पे हमारा नया वीडियो आता रहेगा। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई दूं। ओके, जय हिंद,